नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी जो सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020, अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब सिलेक्शन इसी साल चाहिए भाई। तो उसमें आपने देखा होगा जो 10वां पॉइंट है, मतलब जो सिलेबस में उसमें आयोग दिए हुए हैं। तो आज से हमारी आयोग की जो सीरीज है वो शुरू हो जाती है, और जिसमें पहला आयोग जो हमारा है वो मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर आपसे महिला आयोग की, ठीक है, जिसका इंग्लिश में नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। चलिए आगे देखते हैं इस आयोग के बारे में कुछ बातें। देखिए, सबसे पहले जो आयोग, हम कुछ भी पढ़ेंगे किसी भी बारे में तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि उस आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए, स्थापना वैधानिक प्रावधान राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई, मतलब इसका गठन होता है, ठीक है। स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय महिला कोष गठन का भी प्रावधान होता है, मतलब महिला कोष जो है ना, राष्ट्रीय महिला जो ये अधिनियम है, इसके साथ साथ महिला कोष का भी गठन किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे निर्भया कोष के नाम से भी राष्ट्रीय महिला मतलब आयोग ने कोष का गठन किया था, जिसमें करीब 7,500 करोड़ रुपए कुछ इकट्ठे हो गए थे। अभी उसका और प्लस में ही चलता जा रहा है सारा मामला, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको सशक्त करने के लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है वो कोष। मतलब कोष ऐसे बहुत सारे बने हैं, पर ये उन्हीं में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग गठन की स्थापना जो हुई वो हुई 23 मार्च 1998 को, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के परीक्षा में ये पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये डेट मालूम होनी चाहिए। अब इसकी प्रकृति जो है वो संविधान की, वो स्टेटरी है, ठीक है, एवं सलाहकारी समिति है। ये समिति मतलब आयोग है, ठीक है, संविधिकी और सलाहकारी। एक संवैधानिक होता है, ठीक है, एक संविधिकी होता है, ये गलती से नहीं लिखा हुआ है, संविधिकी मतलब स्टेचुरी होता है, ठीक है। इसकी वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं, जो कि इस आयोग की नवी अध्यक्ष हैं, मतलब ये 9th नंबर की अध्यक्ष है, जिनका नाम क्या है, रेखा शर्मा। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है, रेखा शर्मा जी का नाम इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है? रेखा शर्मा जी। इस आयोग की कौन सी अध्यक्ष है? 9वें नंबर की, ठीक है। आयोग में एक अध्यक्ष, अब देखिए ये टोटल 7 सदस्यीय आयोग होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। ये टोटल 7 लोग होते हैं इसके अंदर। एक आपके अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हो गई, फिर 5 लोग जो होते हैं ना, वो 5 लोग इसके सदस्य होते हैं। अब उन 5 सदस्यों में से भी एक आपका एसटी का सदस्य होता है और एक आपका एससी का सदस्य होता है, और जो 3 होते हैं, मतलब इसमें देखिए एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, जितने भी आयोग होंगे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति आयोग हो, कोई सा भी आयोग हो, महिला आयोग हो, तो उसमें आयोग जो जिसके लिए बना होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हमेशा महिला ही रही हैं, ठीक है। देखिए, तो इन 5 में से एक सीट हो गई एसटी की और हो गई एक आपकी एससी की, और जो 3 महिलाएं बची ना, वो 3 महिलाएं अपने आप में बहुत वेटरन होना चाहिए। वेटरन का मतलब उनको हर फील्ड में वो आगे होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, किसी को अगर कोई डॉक्टर है बहुत बड़ी, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे देखिए स्वैच्छिक प्रबंधन होता है ना, महिलाओं के स्वैच्छिक प्रबंधन के लिए अगर कोई काम कर रही हो, आर्थिक विकास के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए और समाज कल्याण के अनुभव हो जिनको बहुत सारे, उनको, उन महिलाओं को इसमें लिया जाता है। वो 3 महिलाएं बाकी की वो हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, ये मैं समझा चुका हूं आपको। सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति एवं केंद्र सरकार द्वारा होता है। केंद्र सरकार क्या करते हैं, इनके सदस्य जो होता है उनको मनोनीत करती हैं, उनको बताती हैं, और राष्ट्रपति जी द्वारा इनको आपका क्या सिलेक्ट कर लिया जाता है। इस आयोग का मुख्यालय कहां पर है? इस आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। तो आपको क्या क्या याद रखना है भाई? 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। राष्ट्रीय, ये देखिए, महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत इसकी अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है इसकी रेखा शर्मा जी। कौन से नंबर की अध्यक्ष है? 9वें नंबर की अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 ये वाले मैंने समझा दिए, और एक मैं भूल गया था, एक जो होता है ना, वो आईएएस ऑफिसर होता है, किसी भी फील्ड के आईएएस ऑफिसर, और ये भी महिला ही होंगी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए, अब जब ये इतनी बात हो ही गई है तो मैं आपको नाम बता देता हूं। मीता राजीव लोचन नाम है, जो अभी सचिव हैं
वर्तमान में जो महिला आयोग की सचिव हैं उनका नाम है मीता राजीव लोचन। 8 जनवरी 2020 को ही ये अपॉइंट हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि भाई क्यों बनता है, क्या है ना, ये सारी चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए। भारतीय संविधान में भारत के लोगों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार अभिव्यक्ति जैसी स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा करता है हमारा भारतीय संविधान। इसी संदर्भ में नारी शक्ति के महत्व को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भेजता है। ठीक है, क्योंकि भाई केंद्र सरकार की है आयोग, तो फिर रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को ही भेजेगा ना। मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य महिला आयोग जो है हमारा, ये रिपोर्ट किसे भेजेगा? ये केंद्र को भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी होती है ना सदस्यों को शामिल करने में, मनोनीत तो केंद्र सरकार करती है। अब इसकी स्थापना क्यों की गई, स्थापना के कारण क्या क्या है? देखिए, स्थापना के कारण मैं आपको बताता हूं। महिलाओं के पक्ष में विधायी आचार संबंधी कानून की सिफारिश की जा सके, मतलब उनके सशक्तिकरण में क्या क्या आप कानून बना सकते हैं और क्या क्या उनकी भलाई, मतलब उनके अच्छे के लिए कर सकते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके निवारण के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये एक सलाहकारी सा आयोग है, तो ये अपनी सलाह दे सकता है, लेकिन ये कानून नहीं बना सकता, ये आदेश नहीं दे सकता है, तो ये सिफारिश दे सकते हैं। महिलाओं के पक्ष में संवैधानिक एवं वैधानिक रक्षापेयों का पुनर्वलोकन करना इनका काम होता है। सरकार को महिलाओं के हित को प्रभावित करने वाली नीतियों से संबंधित परामर्श दिया जा सके, मतलब ये इनका काम होता है परामर्श देने का, क्योंकि ये सलाह दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं आशा करता हूं वीडियो अभी तक यहां तक आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो को इसलिए तुरंत से लाइक कर दो, क्योंकि यार तुम लोग फिर बाद में लाइक करना भूल जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे अभी और मजा आने वाला है। चलो बात करते हैं शक्तियां एवं इसके कार्य। अब इसकी कार्य क्या क्या है और इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आयोग के कार्यों का विवरण राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में किया गया है। ठीक है, आपको मालूम है कि उसी अधिनियम के अंतर्गत बना था। संविधान व कानून के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, ठीक है, सभी उपबंधों के हिसाब से उनकी जांच करना कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसा मैं समझा चुका हूं कि उनके मतलब सशक्तिकरण के लिए या उनको और आगे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार को इन सुरक्षा कार्य और उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, हर साल इनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है केंद्र सरकार को। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संघ और राज्यों को सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित सिफारिश करना। ठीक है, मतलब क्या क्या इसके अगर कोई इनके अहित में कार्य हो रहा है तो उसकी सुरक्षा कैसी की जाए। अगर दहेज प्रताड़ना का कोई विषय है या किसी भी संबंधित कोई विषय है तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाए वहां पर, तो ये सारी सिफारिशें। महिलाओं को प्रभावित करने से संबंधित संविधान के वर्तमान प्रावधानों और अन्य कानूनों संशोधन संबंधित सिफारिश करना, ये प्रीवियस पॉइंट आ गया यहां पर। ठीक है, महिला अत्याचार संबंधी शिकायतों को उचित अधिकारियों के समक्ष रखना, ये भी इसका काम है। ये तो बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों और भेदभावों संबंधी विषयों का अध्ययन करना, कि मतलब उनको ये भी देखना होता है समाज में कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या भेदभाव चल रहे हैं, कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर। जैसे आपको मालूम है कि उनको मतलब जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, उन लोगों को जबरदस्ती घर पे काम करवाया जाता है। ठीक है, दहेज प्रताड़ना एक अत्याचार हो गया, वैश्यावृत्ति में उनको जबरदस्ती डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं रीजंस। ठीक है दोस्तों, महिलाओं की प्रगति हेतु मूल्यांकन करना, कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि भाई ऐसा कोई घर हो जहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो उस घर के बारे में हमें बताएं, तो वो रिपोर्ट फिर वहां लोकल थाने में दी जाती है और सारी तरीकों से उनको सशक्त करने की पूरी प्रयास किया जाता है। महिलाओं से संबंधी, अब देखिए, महिलाओं से संबंधित बंदी गृहों, सुधार गृहों या छात्रावासों का निरीक्षण करना
और सुधार की सिफारिश करना, यह भी इनका काम है। अब संबंधित बंदी गृह, मतलब जो महिला जेल होती हैं, बंदी गृह जो होते हैं, उसमें भी देखा होगा आपने कि जो कैदी होती हैं उनको, उनका आपने देखा होगा और सुना होगा, बहुत सी मतलब बहुत सारी मूवीज में ऐसा बताया गया है और बहुत सारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्रीज में ऐसा बताया जाता है कि उनके साथ वहां के जेलर या कोई अन्य लोग होते हैं, वो उनको वेश्यावृत्ति में उतारने की कोशिश करते हैं या उनका शारीरिक शोषण करते हैं। तो उनकी भी देखरेख, ठीक है, सुधार गृह में, छात्रावासों में, है ना, उनका निरीक्षण ये करते हैं। क्षेत्र में कार्यरत सभी संगठनों को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब जितने भी संगठन हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, चाहे वो प्रोत्साहन फिर कैसा भी हो। प्रोत्साहन मतलब अगर उनको बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये उनको फंड दिलवा सकते हैं, है ना, तो स्पॉन्सरशिप दिलवा सकते हैं कहीं से अपने सोर्सेस के थ्रू। तो बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु केंद्र को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि वार्षिक रिपोर्ट उनको भेजनी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको मैं आशा करता हूं अभी वीडियो में अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए जल्दी से फटाक से फिर लाइक कर दीजिए वीडियो को, देर मत कीजिए उसमें। चलिए अब हम आगे बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष निम्न प्रमुख समस्याएं। अब देखिए, कोई संगठन बनता है तो भाई संगठन के सामने समस्याएं भी आती हैं बहुत सारी। तो क्या क्या समस्याएं हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। आयोग की प्रकृति है, यह सलाहकार ही है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई संवैधानिक और सलाहकारी आयोग है ये, तो ये सलाह दे सकता है, ठीक है, लेकिन ये आदेश नहीं दे सकता। ये सलाह इन्होंने दे दी कि साहब ऐसा काम होना चाहिए, ऊपर अधिकारी को, उन्होंने सुन के टाला मटोली कर दी, नहीं करा कोई काम। तो ऐसा आयोग के पास कार्यकारी शक्ति नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कार्यकारी शक्ति नहीं है। आयोग के समक्ष कार्यकारी शक्तियों का अभाव इसको कार्य करने में सक्षम नहीं बनाता है। ठीक है, ये आलोक नहीं आयोग है। आयोग का प्रशासनिक ढांचा कमजोर है और स्पष्ट नहीं है। अब आप देखिए कि मात्र 7 लोगों का इनका संगठन बना दिया जाता है। अब इतना बड़ा देश भारत, उसमें ये 7 लोग कैसे काम करेंगे? तो इसी का मतलब है इनका प्रशासनिक ढांचा कमजोर है। उससे इनका मतलब, उनका कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, ये देखिए आलू नहीं है, गलती से ये आलू हो गया। क्या हो जाता है कि हम लोग जब टाइप करते हैं तो कभी कभी हो जाती है गलती। आयोग को प्राप्त शिकायतें संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती है, परंतु उन पर त्वरित ध्यान नहीं दिया जाता। अब जैसे कोई शिकायत करी गई आयोग को, अब अधिकारी ने त्वरित ध्यान नहीं दिया, मतलब तुरंत ध्यान नहीं दिया उस चीज के ऊपर। अगर जैसे कोई प्रताड़ना की शिकायत करी आयोग को कि ये मतलब कोई एक्स लेडी है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और वो शिकायत करी गई है अधिकारी से, अब अधिकारी ने त्वरित उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये भी हो सकता है प्रताड़ना देते देते उस जो एक्स लेडी थी उसकी हत्या कर दी जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो बहुत से ऐसे रीजंस हैं कि तो ध्यान नहीं दिया जाता है। आयोग के समक्ष छोटी शिकायतें भी जाती, मतलब छोटे नहीं है, सॉरी, यहां पर जो है मैं इसको कर देता हूं, ये छोटा नहीं, झूठी शिकायतें आयोग के समक्ष झूठी शिकायतें भी जाती हैं दोस्तों। आपको मालूम होगा आजकल का तो ट्रेंड है, अगर किसी को परेशान करना है भाई तो उठा के क्या करते हैं, उसकी कंप्लेंट डाल दी तो पुलिस परेशान करती रहती है फिर। तो झूठी शिकायतें भी इसमें डाल दी हैं, क्योंकि इसमें एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के दौरान ये मालूम चला है कि ये जो झूठी शिकायतें हैं ना दोस्तों, ये वास्तव में क्या होता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 30 से लेकर 50% जो महिला आयोग के पास शिकायतें की गई हैं वो फर्जी शिकायतें, झूठी शिकायतें थी। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, ये झूठी शिकायतें तो कर देते हैं जिससे अनावश्यक संसाधन नष्ट हो जाता है। अब भाई, अब अगर कंप्लेंट हुई है तो उसका निरीक्षण तो किया जाएगा कि कंप्लेंट की है तो भाई ये चीज सही है कि नहीं है। तो भाई गाड़ी से किसी को भेजा तो पेट्रोल, तो फिर वो आदमी गया वहां पर, उनका पैसा लगा, जो भी है अपना मतलब जानी तरीके से मतलब गए वो वहां पर, जानी माली दोनों संसाधन उनके खराब हुए, उसमें टाइम उनका वेस्ट हुआ। तो ये संसाधन नष्ट होना, इससे यहां पर हो रही है बात। ठीक है, जन सामान्य में अशिक्षा और सूचना की कमी भी इसके सामने बड़ी समस्या है। अब भाई क्या होता है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि राष्ट्रीय जो हमारा महिला आयोग है ये है क्या, इसके क्या क्या काम है। अशिक्षित हैं लोग, शिक्षित भी हैं तो उनको ज्यादा उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। जैसे हम भी फिर इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि भाई 2020 की परीक्षा में ये टॉपिक आ गया तो हम ऐसे पढ़ रहे, नहीं तो मालूम तो हमें भी नहीं था। चलिए खैर, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए निष्कासन, अब जैसे इनका सिलेक्शन होता है ना, वैसे निष्कासन के भी तरीके होते हैं। दिवालिया हो जाए,
दिवालिया हो जाएगा मतलब ये है कि बैंक से लोन ले रखा है बहुत सारा, बड़ा सारा, और लोन नहीं दे पा रहे हैं, बैंक की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, केस लग गया उनके ऊपर, बहुत सारी चीजें, दिवालिया हो गए भाई। तो कैसे काम करेंगे? कार्य करने में असमर्थ हो जाए, मतलब कोई बीमार हो जाए या एक्सीडेंट से भगवान न करे कोई अपाहिज हो जाए, तो कोई भी ऐसी कार्य हो जाए जिससे शारीरिक रूप में काम करने में वे असमर्थ हो जाए, तो इसमें भी उनका निष्कासन हो जाता है। किसी अपराध के कारण मतलब दंडित, ये पंडित हो गया यहां पे, माफ कीजिएगा, किसी अपराध के कारण उन्हें अगर दंडित कर दिया जाए, जैसे कोई अपराध उनके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और उनको न्यायालय ने सजा सुना दी कि भैया ये तो अब इनको ये अपराधी घोषित कर दिया न्यायालय ने, तो इनका निष्कासन हो जाएगा। आयोग के बिना अनुमति के 3 अधिवेशन में अनुपस्थित हो जाएं। जैसे कोई केस चल रहा है, अभी इनको सजा नहीं सुनाई, अभी इनको जो है, इनको अभी ये बेकसूरी है ना, अभी इनको दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन क्या है, पेशियां चल रही हैं, इनके अधिवेशन चल रहे हैं। अब ये बिना बताए 3 अधिवेशन आपने इन्फॉर्म नहीं किया कोर्ट को और 3 अधिवेशन आपके हो गए, है ना, तो फिर उस कंडीशन में भी आपको हटा दिया जाता है वहां से। तो इसमें एक और चीज है, अगर 3 पेशियां आपने नहीं की हैं तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी कोर्ट इशू कर देता है, ठीक है। पद का दुरुपयोग करना, अब अपनी शक्ति को अब्यूज करना, अपनी पावर को दुरुपयोग कर रहे हैं आप शक्ति का, तो फिर आपको हटाया ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर, ये 3 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। देखिए फर्स्ट जो भाई अध्यक्षा थी जयंती पटनायक नाम था इनका कार्यकाल जो था जयंती पटनायक जी का, वो था 3 फरवरी 1992 से लेके 30 जनवरी 1995 तक। फिर आई गिरिजा व्यास। अब गिरिजा व्यास ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार 2 बार अध्यक्ष बनी थी। इनका कार्यकाल था 16 फरवरी 2005 से लेके 15 फरवरी 2008 तक, फिर 9 अप्रैल 2008 से लेके 8 अप्रैल 2011 तक। ये इनका कार्यकाल था, ये 2 बार बनी थी इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। 3 नाम इंपॉर्टेंट है, पहला जयंती पटनायक, दूसरा गिरिजा व्यास और तीसरी है हमारी मैडम रेखा शर्मा जी, जो कि अभी वर्तमान में नवी अध्यक्षा हैं और इनका कार्यकाल है 30 सितंबर 2017 से इनका कार्यकाल है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है, तो देखो 30 या तो 3 वर्ष कंप्लीट हो जाए उनको, या फिर 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 30 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल होता है। जो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा तो फिर ये वहां से अपने पद से इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए। मैंने जो है दिशा, जो हमारा प्लेटफॉर्म है दिशा एकेडमी, देखिए हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, हमारा फेसबुक पे भी चैनल है। तीनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ये जो वीडियो अभी मैंने बनाया है इसमें जो भी डेटा मैं यूज कर रहा हूं इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड नोट्स भी मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर लिखा होगा एमपीपीएससी 2020 प्री करके एक ऐसी लिंक है। उस लिंक के ही अंदर मैं इसकी पीडीएफ भी डालूंगा और वहां पे आपको फ्री नोट्स भी मिल रहे हैं। वहां पर डेली हम लोग क्विज कराते हैं, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे 4 क्विज होते हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम वहां पर रखते हैं। तो ये सारा का सारा फ्री है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।